भाई साहब जरा तेज चलाइए ना प्लीज। मैडम तेजी तो चला रहा हूँ। वो मुझे मार देना चाहता है, मुझे बचा लीजिए भाई साहब प्लीज। जरा तेज चलाइए ना। मर गई, लेकिन साथ में मुझे भी मार गई। सारे शहर में सिर्फ इसी कत्ल की चर्चा है। मुझे तो लगता है जैसे सारा शहर मुझसे यही पूछ रहा है कि तुम्हारी बीवी आशा राय बोरीवली नेशनल पार्क के जंगलों में इतनी रात को एक ऑटो रिक्शा में क्या कर रही थी। क्या जवाब है इसका मेरे पास? हाँ, क्या जवाब है? डैड, ये बात तो मैंने आपको पहले कई बार इशारों में कहने की कोशिश की कि वो और ना ही हमारी हैसियत के बराबर है और ना ही कोई रिश्ता रखने लायक। पर वो तो आपकी जिद थी ना, जिसकी वजह से मेरे ना चाहते हुए भी मुझे इस रिश्ते को मंजूर करना पड़ा। वरना कहा मेरी माँ और कहा वो औरत। बेटा, इंसानी गलतियों का पुतला होता है। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, लेकिन प्रमोद, जो होना था वो तो सब हो चुका है। तुम शायद नहीं जानते, इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने फोन किया था। हमें कॉरोनर के कोर्ट में जाकर आशा की लाश को लेना होगा। तो इसका मतलब ये कि उनका क्रियाक्रम भी हम ही करेंगे? हाँ बेटा, ये हमारी मजबूरी है। इस जहर के घूंट को तो हमें पीना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा बेटा। लेकिन डैड, ये कैसे मुमकिन है? जिस औरत को मैंने आज तक अपनी मां नहीं माना, उसकी चिता को आग देने के लिए मेरा मन कैसे राजी होगा? मैं दुनिया के सामने लज्जित नहीं होना चाहता। फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता है बेटा। बगैर किसी को इत्तला दिए हम रात ही रात उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। वरना जितने मुंह होंगे उतनी ही बातें होंगी, और हमारे पास दुनिया वालों के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है बेटा। तो इसका मतलब ये कि उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका चौथा भी हमें ही करना पड़ेगा। वो हम बाद में देखेंगे बेटा। ओम यमाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम स्वर्गाय लोकाय नमः, ओम अनुमतये नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातात्माद्यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा अपो वां गच्छ यदि तत्। चिता को मुखाग्नि कौन देगा? प्रतिष्ठा शरीर ही। ओम अजो। लाइए पंडित जी, मुखाग्नि मैं दूंगा। इस औरत से ब्याह करने का पाप मैंने किया है, उसका दंड भी मैं ही भुगतूंगा।
पंडित जी, जी। ये क्या हुआ? अरे भाई रामू, चिता को मुखाग्नि देने के लिए दूसरी मशाल ले आओ। अब आप इसे अग्नि दे सकते हैं। ओम यमो नो गातु प्रथमो विवेद नैषागव्युतिरपमर्तवाउ यत्र न पूर्वे पितरः नः पुरेयु यज्ञानः पन्था अनुरस्वाः मातली शव्येर्यः अंगिरोभिर्बृहस्पति दिक्पवाभिर्वावृधानाः। ये सब क्या हो रहा है पंडित जी? लाइए डैड, चिता को अग्नि मैं दूंगा। दांगिरोभिः पितृभिः संविदान आत्वा मंत्रः कविशस्तावहुत्वं तेन राजा मादयस्वः अंगिरोषि पिनाकरि यज्ञेभिर्यम वत्तं हेयः डैड, आप थक गए, जाके सो जाइए। नहीं बेटा, अब मेरे नसीब में नींद कहां? ये क्या बात हुई डैड? अब जो कुछ भी हुआ उसे डरावना ख्वाब समझ के भूल जाइए। आप एक काम कीजिए, नींद की गोली लीजिए ताकि आप चैन से सो सके। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। राय साहब, आप मेरी तस्वीर मेज से हटा सकते हैं, कमरे की दीवारों से हटा सकते हैं, मगर मेरा प्यार, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, इस घर के लिए मेरी सेवा और बलिदान को नहीं भुला सकते, नहीं भुला सकते। कौन बोल रहा है?
मेरा प्यार, मेरी वफादारी, मेरी ईमानदारी, मेरे बलिदान को नहीं भुला सकते राय साहब, नहीं भुला सकते, नहीं भुला सकते, नहीं भुला सकते। आप ये सब क्या हो गया जवाई बाबू? कहाँ है मेरी बेटी? कम से कम उसके अंतिम दर्शन तो कर लूं। उसका अंतिम संस्कार कल रात को ये हो चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं जवाई बाबू? अरे ऐसी क्या बात हो गई कि आपने मेरा इंतजार तक नहीं किया? बहादुर साहब, सुनकर आपको अच्छा तो लगेगा नहीं, लेकिन सच तो यह है कि आपकी बेटी आशा ने हमें इस लायक छोड़ा ही नहीं था कि हम समाज और बिरादरी के सामने उसे शमशान घाट ले जाते और उसका अंतिम संस्कार कर पाते। ये आप क्या कह रहे हैं जवाई बाबू? जी हां। क्यों, आप भी तो अखबार में खबर पढ़कर आए हैं, है ना? बहादुर साहब, मैं दुनिया और समाज के सामने अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए हमने रातों रात ही उसका क्रियाक्रम कर दिया है। आखिर मुझे भी तो पता चले, ऐसा क्या अनर्थ कर दिया था मेरी बेटी ने जो उसे इस तरह की सजा दी गई है। देखिए, इस बारे में हम जितने भी बहस करेंगे उतनी ही कड़वाहट बढ़ेगी। अगर आपको आपकी बेटी से इतना ही लगाव है तो जाइए शक्तिपुर के शमशान से उनकी अस्थियां ले आइए और उसे हरिद्वार ले जाकर गंगा में बहा दीजिए। प्रमोद, कैसी बातें कर रहा है बेटा तू? ये मत भूल कि मेरी बेटी आशा तेरी मां भी थी। तू उसके बारे में ऐसी... नहीं, मैंने उस औरत को आज तक अपनी मां नहीं माना। देख प्रमोद बेटा, ऐसी बातें मत कर बेटा। अगर तू ऐसा कहेगा तो धरती फट जाएगी, आकाश टूट पड़ेगा। अरे मेरी बेटी की सेवा, उसका बलिदान, उसका त्याग कैसे भुला सकते हैं आप लोग ये? और तू प्रमोद बेटा, तू तो 7 जन्म लेकर भी मेरी बेटी के एहसानों का बदला नहीं चुका सकता। याद है वो दिन जब स्विमिंग पूल में ऊंचे से तूने छलांग लगाई थी? मेडिसिन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, डॉक्टर देसाई, होल्ड ऑन प्लीज। देयर इज एन एक्सीडेंटल इमरजेंसी केस, हमने ऑपरेशन थिएटर में ले लिया। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अभी आता हूँ। जी। ओके, मैं शाम को विजिट करता हूँ।
एक्सक्यूज मी। सिस्टर, क्या हुआ? क्या हुआ सिस्टर? कैसा है मेरा बेटा? कैसा है वो? जी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। मुझे दिलासा नहीं चाहिए सिस्टर, मुझे तसल्ली मत दो प्लीज। अभी तो उसने देखा ही क्या, अभी तो वो सिर्फ 20 साल का है, सिर्फ 20 साल का है सिस्टर। देखिए, आपको डॉक्टर देसाई ने बुलाया है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। डॉक्टर, प्लीज कम इन। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज उसे बचा मिस्टर लीजिए। कमल राय, प्लीज आप बैठिए तो, प्लीज। डाइव लगाने की वजह से यहाँ पर प्रेशर आया है और उसकी वजह से यहाँ सर्वाइकल बोन में इंटरनल चोट आई है। डॉक्टर साहब, कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? देखिए मिस्टर कमल राय, आप थोड़ा धीरज रखिएगा। मैंने आपके बेटे का एक ऑपरेशन तो कर दिया है, लेकिन अभी भी उसकी हालत चिंताजनक है और इस ऑपरेशन के बावजूद भी मुझे लगता नहीं कि मैं उसे पैरालाइटिक अटैक से बचा पाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मेरा तो एक ही बेटा है, प्लीज उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अभी कुछ दिन पहले तो मैं अपनी बीवी को खो चुका हूं। अब अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं आपके बारे में और आपके हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ सुनकर आया हूं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर साहब। कमल राय जी, मैं आपकी पोजीशन समझता हूं। इलाज करना मेरे हाथ में है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में इसी तरह के 2 केसेस आए थे और उन केसेस को आशा ने अपनी मेहनत और लगन के साथ रिकवर किया था। मुझे लगता है इस केस में भी हमें आशा की जरूरत है, आशा ही कुछ कर सकती है। सिस्टर, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मेरा एक ही बेटा है, उसे बचा लो प्लीज। मेरी जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, आप कुछ कहिए ना डॉक्टर साहब प्लीज। you just don't worry, I'll take care, I'll do my best. थैंक यू। तू सब कुछ भूल चुका है बेटा। अरे जब तुझ पर लकवा का हमला हुआ था तो सिर्फ मेरी बेटी की वजह से तो तू चलने फिरने के लायक हुआ है। और आज तू बोल भी सकता है। मेरी बेटी गिरी हुई है। सेठ कमल राय, मैं तब भी टैक्सी चलाता था और आज भी टैक्सी चलाता हूं। 30 साल हो गए मुझे टैक्सी चलाते हुए और इस लंबे अरसे में मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन तुम जैसे लोग मुझे कभी नहीं मिले। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से उसने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया, मगर तुम क्या समझोगे तुम? मेरा रिश्ता इस घर से तभी तक था जब तक मेरी बेटी इस घर में थी। अरे अब काहे का रिश्ता? मगर याद रखना सेठ, मेरी बेटी का लहू जरूर रंग लाएगा, जरूर रंग लाएगा।
मार दिया उन्होंने। उन लोगों ने तुम्हें मार दिया, खत्म कर दिया, और रातों रात जलाकर राख कर दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। मैंने तो सुना है कि उन्हें तुम्हारे मरने का हम तक नहीं है, और होगा भी क्यों? वही जिम्मेदार है तुम्हारी मौत के, जिनके लिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम्हें क्या मिला? हाँ? क्या मिला तुम्हें? मौत? आशा, इस दुनिया में सिर्फ अशोक है जिसे तुम्हारे मरने का गम है, और हमेशा रहेगा। छीन लिया, मुझसे छीन लिया तुम्हें। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये पुलिस क्यों चुप है? कुछ करते क्यों नहीं है लोग? किसी ने इनका मुंह बंद कर दिया है। हाँ, मुंह बंद कर दिया है किसी ने इनका। आशा, जब तक तुम थी मेरे जीने का मकसद था। अब तुम नहीं हो तो मैं जी के क्या करूंगा? जीते जी तुमने मेरे दिल का लहू बहाया, और अब मेरे शरीर का लहू बहा रही हो। कम इन। अब मैं बाद में फोन करता हूं आपको। यस इंस्पेक्टर साहब, मैं उपेंद्र माथुर, उस बदनसीब लड़की आशा का बाप।
ओ, बैठिए। जी नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। मैं तो ये पूछने आया हूं कि मेरी लड़की के हत्यारे कब तक आजाद घूमते फिरेंगे? माथुर जी, हमने इस केस की फाइल बंद नहीं की है। देखिए, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा हाथ नहीं आ रहा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं तो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूं और मैं जानता हूं कि वो लोग बहुत बड़े हैं। कानून को उन पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। माथुर, जिस ऑटो रिक्शा में आपकी बेटी की लाश मिली थी, उस ऑटो ड्राइवर ने बयान दिया था कि आपकी बेटी का कत्ल किसी टैक्सी ड्राइवर ने किया है। आप भी तो टैक्सी चलाते हैं, तो क्या मैं आपको गिरफ्तार कर लूं? ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि मैं ही कातिल हूं तो। देखिए माथुर, जिस तरह से आपकी बेटी की बदनामी हुई है, उस हिसाब से आप भी उसका कत्ल कर सकते हैं। जी नहीं, मैं उसका कत्ल हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इसकी वजह है। मेरी बेटी की सच्चाई मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी बेटी ने राय परिवार के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इंस्पेक्टर साहब, आपका मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है। आप कम से कम ये तो देखिए कि मेरी बेटी के कत्ल से किसे फायदा हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी को पूरे शहर में बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। मेरी बेटी बहुत नेक, ईमानदार और सीधी सादी लड़की थी। अगर वो ऐसी नहीं होती तो वो अपने मरीज प्रमोद राय को ठीक करने के लिए अपनी उम्र से इतने बड़े कमल राय के साथ शादी नहीं करती। माथुर, यह भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी ने यूं सोच लिया हो कि करोड़पति खानदान की बहू बनने के बाद उसे सब कुछ मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रमोद राय के एक्सीडेंट के बाद उसका ठीक होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अब मेरी बेटी ने दिन रात उसकी देखभाल और सेवा की, और उसकी सेवा से खुश होकर कमल राय खुद मेरे घर पर मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आए थे। माधव साहब, आप मेरी विनती को ठुकराइए मत। आपकी बेटी मेरे प्रमोद को नई जिंदगी दे रही है, और मुझे भी उम्मीद हो चली है कि प्रमोद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दरअसल आशा की सेवा भावना से प्रभावित होकर मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूं। कमल जी, आप कम से कम मेरी बेटी और अपनी उम्र का तो ख्याल कीजिए। आप मेरी बेटी से 15 साल बड़े हैं। दरअसल माथुर साहब, मुझे भी आज तक इस चीज की जरूरत महसूस हुई नहीं थी। मेरी पत्नी अन्नपूर्णा, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मुझे बहुत पहले छोड़कर चली गई, और उसकी मौत के बाद दूसरे ब्याह का ख्याल तो मेरे मन में कभी आया ही नहीं। लेकिन इन दिनों अन्नपूर्णा मेरे सपनों में आती है और हमेशा यही कहती है कि आशा ही वो लड़की है जो प्रमोद की मां का स्थान ले सकती है। नहीं कमल जी, मेरी बेटी एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, और मुझे भी वो रिश्ता मंजूर है। पापा, हाँ? देखना बेटी, ये बाबूजी क्या बात कर रहे हैं। पापा,
आप इस रिश्ते से इनकार मत कीजिए, हाँ कह दीजिए। ये तू क्या कह रही है बेटी? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ पापा। पर तुझे मालूम है कि तूने जो फैसला किया है उससे तेरा क्या होगा, अशोक का क्या होगा जिसे मैंने जबान दे रखी है? पापा, इनकी जरूरत के सामने अशोक की जरूरत कोई मानी नहीं रखती। और फिर अशोक नहीं चाहता कि मैं शादी के बाद काम करूं। मुझे पूरा यकीन है कि अशोक अपनी जिंदगी संवार सकता है। आप बस मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आज दुनिया मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रही है, इसलिए कि उसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि मैं कमजोर हूं, गरीब हूं। माथुर, आपकी बातों ने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उस कातिल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। Shake me, take me, turururu. You got to feel me when it's desire. Shake me, take. Dad! 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 क्या बात है प्रमोद, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हुआ क्या है? ये सब क्या है? क्या है? एक तरफ आप उस औरत से नफरत करते हैं और दूसरी तरफ उसी की फूल चढ़ी तस्वीर हमारे घर में लगा दी गई। क्यों? कौन सी तस्वीर? वो देख। क्या है? डैड, अभी अभी यहां उसकी तस्वीर थी। डैड, फूल चढ़ाए हुए थे। वहां तो कोई तस्वीर नहीं है। एक बात बताओ बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों किसी गलतफहमी के शिकार हो रहे हो? कैसी गलतफहमी डैड? ऐसी गलतफहमी कि हमने उस औरत को अचानक अपनी नजरों से गिरा दिया, उसकी इज्जत को हमने मटियामेट कर दिया। लेकिन यह बात तो सच है कि यह घर उसी की वजह से घर है, इसीलिए तुम्हें वो तस्वीर वहां नजर आती है जबकि वो है नहीं। प्रमोद, सच बात तो यह है कि उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में है, हमारे जहन में है। डैड, वो आपके दिल में होगी, आपके जहन में होगी। डैड, आप समझ नहीं रहे, लोग उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूं प्रमोद। खैर, अब इन बातों को छोड़ो, बाहर से थक कर आए हो, आओ थोड़ी देर आराम करो। आओ, कम कम। क्या है ना प्रमोद, दुनिया का काम है पीठ पीछे बातें करना। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, पीछे भाग नहीं जाना चाहिए। तुम भी आ गए मरने वाली को अपनी श्रद्धांजलि देने। नहीं करी मुझे किसी से बात। Many, many happy returns of the day. Happy birthday.
प्रमोद, आओ प्रमोद, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? कोई मुझे नहीं, ये मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। भला मरने वाले की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मैंने खुद अपने हाथों से अग्नि दी थी। मैं भी यही चाहती थी कि तुम ही मेरी चिता को अग्नि दो। फिर तुम जिंदा कैसे हो? मैं जिंदा कहाँ हूं? मैं आशा नहीं, आशा की आत्मा हूं। आज मैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे रोम रोम में मेरे लिए बसी हुई नफरत का जवाब देने आई हूं प्रमोद। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि जो मेरा कातिल है वही मुझे बदनाम कर रहा है। किसने की? किसने की तुम्हारी हत्या? कौन तुम्हें बदनाम करना चाहता है? मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देना चाहती हूँ बेटा। ये मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश है। जब मैंने अपने कातिल को अपने सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सच्चाई क्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात कहां से शुरू करूं। पहले तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया जहां मेरी तुम्हारे डैड से मुलाकात हुई। उस दिन मैंने तुम्हारे डैड के चेहरे में एक डरा हुआ, सहमा हुआ बाप देखा जो ये नहीं जानता था कि उसके इकलौते बेटे का क्या होगा। उस दिन मैं भी नहीं जानती थी कि वो हमदर्दी जो मेरे मन में उनके लिए पैदा हुई थी वो एक दिन मुझे दुल्हन बनाकर इस घर में ले आएगी। उसी दिन अशोक ने मुझे प्रपोज किया। आशा, गुड मॉर्निंग। अरे मिस्टर अशोक, अब तो मुझे मिस्टर अशोक कहना बंद कर दो। तुम हर बार मुझे ऐसे पुकारती हो, मुझे लगता है किसी ने धुम लगा दी हो। मुझे लगता है तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो क्योंकि डॉक्टर साहब तो बिजी हैं। बट आई एम सॉरी, आई कैन बी विद यू फॉर लॉन्ग। मुझे एक नए पेशेंट को अटेंड करना है। नया पेशेंट? कैसा लगता है वो? कम ऑन अशोक, नर्स के लिए पेशेंट सिर्फ पेशेंट होता है और वो तो खैर बच्चा है। आशा, दरअसल मैं डॉक्टर साहब से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। इनफैक्ट पिछली कई बार मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मैंने सोचा था तुम समझ गई हो कि, लेकिन अगर तुम समझ कर भी ना समझने का बहाना कर रही हो तो। आशा, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। आशा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। देखो अशोक। आशा प्लीज, मेरी बात सुनते ही ना मत कह देना। मैंने तुम्हें लेकर बहुत सपने देखे हैं। देखो अशोक, ये हॉस्पिटल है, ना तो ये सब बातें करने के लिए जगह ठीक है, ना ही मेरे पास वक्त है। यहाँ पर मेरे माइंड में सिर्फ मेरे पेशेंट्स रहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे बात कर लूंगा। As you wish. तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बेटा। देख, अशोक बहुत अच्छा लड़का है, वो बड़ी फर्म में काम करता है। पापा, अशोक MR है, इसी सिलसिले में डॉक्टर साहब के पास आता है और बस तभी थोड़ी देर के लिए मेरे पास भी आ जाता है। That's it. इसका मतलब अशोक से मिलना तुझे अच्छा लगता है। तो अशोक ने जो मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है उसे मैं हाँ कर दूं? पापा, किसी से थोड़ी देर के लिए मिलना और बात है। शादी जैसे अहम फैसले 2-4 मुलाकातों से तय नहीं होते। वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब आप किसी से थोड़ी देर के लिए मिलते हैं तब और बात होती है। शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं
24 घंटे साथ रहना होता है, आपकी आदतें सब अलग होता है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पर अशोक ने मुझे खुद कहा है कि तुम्हारी काफी मुलाकातें हुई हैं और तुम उसे समझने भी लगी हो। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग होम की मुलाकातें कोई मुलाकातें होती हैं? वहां पर तो मुझे सिवाय मेरे पेशेंट्स के कुछ ख्याल ही नहीं रहता। देख बेटा, अशोक बहुत अच्छा लड़का है और वो तुझे हमेशा खुश रखेगा बेटा। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ प्रमोद, कि तुम हर बात को अच्छी तरह से समझ सको। एक तरफ तुम्हारा इलाज चल रहा था और दूसरी तरफ राय साहब के जहन में एक तस्वीर बनने लगी थी। उन्हें मेरे अंदर तुम्हारी खोई हुई मां दिखाई देने लगी थी बेटा। आशा, तुम तो सचमुच मेरे लिए एक आशा ही बन गई हो। डॉक्टर साहब सच कहते हैं, तुम्हारे हाथ में जरूर कोई जादू है। कोई जादू वादू नहीं है राय साहब, बस एक सेवा भाव है। डॉक्टर साहब जा चुके हैं, आप भी घर जाइए, आराम कीजिए। मैं घर जाऊं? हाँ, प्रमोद सो गया है और वैसे भी अब आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पर। तुम यहाँ हो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब ने फैसला किया है कि अगले हफ्ते तक प्रमोद को आपके घर पर शिफ्ट कर देंगे। हाँ, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन प्रमोद अकेला घर नहीं जाएगा, तुम्हें भी साथ चलना पड़ेगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है राय साहब? क्यों नहीं हो सकता? भाई मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है। जी? हाँ। पता नहीं आशा, मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि नहीं कि तुम्हारी ये सेवा हम बाप बेटे के बीच एक जरूरत बन गई है। और फिर मरीज चाहे अस्पताल में हो या घर में, क्या फर्क पड़ता है? आशा, तुम क्या प्रमोद का इलाज आधे में छोड़ देना चाहती हो? डॉक्टर साहब ने मुझे इस घर में आने की इजाजत दे दी थी प्रमोद। इस घर में मेरे लिए एक कमरा तैयार हो रहा था। जब अशोक को इस बात का पता चला तो उसने बहुत अजीब ढंग से रिएक्ट किया। मुझे लेकर न जाना क्यों अचानक से इतना पॉजिटिव हो गया। आशा, अब तुम्हें फैसला करना ही होगा। कैसा फैसला? हमारी और तुम्हारी जिंदगी का फैसला। आशा, मेरे ख्याल से अब तक तुम मुझे अच्छी तरह जान चुकी होगी। देखो अशोक, ऐसा होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर दरअसल ऐसा होता नहीं। खैर, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूं और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मैंने तुम्हारे बाबूजी से भी बात कर ली है, वो भी मुझे पसंद करते हैं। अब मैं चाहता हूं आज तुम मेरे साथ पूना चलो। पूना? हाँ, भैया भाभी और माँ वहां हैं। उनसे मिलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैंने उनसे कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। देखो अशोक, मैं तुम्हारे साथ पूना नहीं चल सकती। क्या? पूना तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अशोक, मुझे मेरे पेशेंट प्रमोद के साथ राय साहब के घर में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरी ड्यूटी उनके घर पर लगा दी गई है। ये कैसे हो सकता है? मेरी होने वाली बीवी किसी बड़े आदमी के घर में जाकर रहेगी? देखो अशोक, अब तक तुम्हारे मेरे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैं एक मिडिल क्लास की लड़की हूँ और नौकरी करती हूँ। देखो आशा, हमारे घर में औरतें घर का काम करती हैं, नौकरी नहीं करती। मर्द नौकरी करते हैं। ऐसा तुम्हारे घर में होता होगा अशोक,
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। देखो अशोक, तुम एक अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन मेरे टाइप की लड़की तुम्हें सूट नहीं करेगी। मैं जिस पेशे में हूँ वो नर्स का काम है, जिसमें नौकरी से ज्यादा मायने रखता है सेवा भाव, और मैं ये सेवा भाव नहीं छोड़ सकती। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने लिए कोई और लड़की तलाश लो, कोई ऐसी लड़की जिसे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हों। ठीक है, मैं चलती हूँ। आशा, आशा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। आशा, Now you relax. अन्नपूर्णा, जी, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं। इस घर में मेरा आना और मेरी जिम्मेदारियां धीरे धीरे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे डैड की भी जरूरत बनने लगी थी, और फिर मैं एक साथ तो अलग अलग सोच रखने वाले इंसानों के जहन में घर करने लगी थी। एक तरफ अशोक था जो जी जान से इस कोशिश में लगा था कि मैं ये नौकरी छोड़कर उससे शादी कर लूं, और दूसरी तरफ तुम्हारे डैड मिस्टर कमल राय के रूप में मुझे एक शरीफ इंसान, एक हमदर्द और एक दोस्त मिल गया था। इसीलिए मैं कब इस परिवार का हिस्सा बन गई मुझे खुद पता नहीं चला। राय साहब, आप? प्रमोद सो गया? जी हाँ, सो गया। आप भी जाइए, आराम कीजिए। दरअसल आशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जैसे जैसे प्रमोद ठीक होता जा रहा है, मेरे मन में तुम्हारे यहां से चले जाने का खौफ बढ़ता ही चला जा रहा है। कैसा खौफ राय साहब? मैं तो यहाँ एक मिशन पर आई थी, मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज था। अब मेरा काम पूरा हो गया है तो चली जाऊंगी। बस इतना ही है तुम्हारे मन में? और कुछ भी नहीं? इतने दिन यहाँ रहकर मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं किया तुमने आशा? महसूस करने और हो जाने में बहुत फर्क होता है राय साहब। आप मर्द हैं, भावनाओं की ऐसी कमजोर घड़ियों का सामना कर सकते हैं, मगर मैं औरत हूं, मैं नहीं कर सकती। और फिर हम दोनों के हालात इतने अलग अलग हैं, दुनिया हमारे बारे में सुनेगी तो लोग हंसेंगे। देखो, आज जो बात तुमसे कहने की मैंने अपने अंदर हिम्मत की है, उसी बात को मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा है। हाँ, तुम अगर चाहो तो तुम ये कह सकती हो कि जो कुछ मैंने देखा वो गलत है। उसके बाद में तुमसे मैं एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा। नहीं, ऐसा झूठ तो मैं नहीं बोल सकती। तब तो मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा, यहां से जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो आशा। ये
ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं कि पता नहीं कितने ही दिनों से अन्नपूर्णा मेरे सपनों में आ रही है और बस यही कह रही है कि इसे वापस मत जाने दो, मत जाने दो वापस। राय साहब, ऐसे ही हालात से एक और शख्स गुजर रहा है। उसका नाम अशोक है। आशा, जो हालात इधर हैं, क्या यही हालात पूरी तरह से उधर भी हैं? नहीं, यहां मैं आपके साथ हूं, मगर मैं अशोक के साथ नहीं हूं, क्योंकि उसका मानना है कि औरत को शादी के बाद काम नहीं करना चाहिए, और मैं शादी के बाद भी मेरा ये सेवा का काम छोड़ना नहीं चाहती। मैं समझ गया आशा। इसके बाद इस बारे में फैसला करने की आजादी सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि ये सब कुछ छोड़ दो जिसकी वजह से हम तुम मिले। आशा, अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? और इस तरह मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारे डैड की पत्नी मिसेस कमल राय बनकर इस घर में आ गई। जब ये शादी हुई तब अशोक इस शहर में नहीं था, अपने बिजनेस टूर पे गया था। जब वो लौटा तो उसे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारे डैड से शादी कर ली है। तब उसकी बड़ी अजीब हालत थी। जब मैं पापा के घर गई तब वो मुझसे मिलने आया। इंतजार तुमने मुझसे कराया और जीवन साथी किसी और को बना लिया। ये गलत इल्जाम है। मैंने नहीं कहा कभी तुम्हें मेरा इंतजार करने के लिए। आशा, तुमने मुझे इंतजार करने को नहीं कहा था, लेकिन मैं तो इंतजार करता रहा। और रहा सवाल मिस्टर राय का, उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया है। अशोक, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अंकल। उन्हें अपने बीमार बेटे के लिए एक नर्स की जरूरत थी। मिल गई नर्स उन्हें फ्री में। ये झूठ है। प्रमोद का इलाज हमारी शादी की एक वजह जरूर थी, मगर सिर्फ यही एक वजह थी, इससे मुझे इनकार है। क्योंकि राय साहब ने मुझे इस शादी के लिए कोई लालच नहीं दिया था। मेरी मर्जी भी शामिल थी। और वैसे भी मैं बहुत खुश हूं इस शादी से। वो तो तुम होगी ही। नई नई बात है ना। आज जो तुम उनका साथ दे रही हो ना, उसके लिए एक दिन तुम बहुत पछताओगे। या तो वो तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डाल देंगे, या बेइज्जत करके तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे। और ये सब बहुत जल्द होने वाला है। शट अप! चले जाओ यहां से, और आइंदा कभी इस घर में कदम मत रखना। ठीक है, मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, बल्कि तुम मुझसे मिलने आओगी, और उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ। जस्ट गेट लॉस्ट। ठीक है, ठीक है, जा रहा हूं मैं यहां से। अब मुझे आपकी बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है, पर इसमें डैड का भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने आपको खुली छूट दे रखी थी। आप जब चाहे जहां चाहे जा सकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आपके अंदर जो सेवा करने वाली नर्स है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बस अफसोस तो उन्हें उसी बात का था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस अशोक को मिलने के लिए कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ उनके जज्बात को, और इसीलिए बताना चाहती हूँ कि ये सब कब और कैसे हुआ, और इसका अंजाम क्या हुआ। एक दिन आशा, अब तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी हो। तुम्हारा इस तरह आना मुझे कभी कभी उलझन में डाल देता है। क्यों डॉक्टर, आपको क्या ऐसा लगता है कि अब मैं पहले जैसी ट्रेन्ड नर्स नहीं रही? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर सचमुच मुझे बहुत हैरानी होती है। मैं जैसी थी वैसी ही हूँ डॉक्टर। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नए पेशेंट को अटेंड कर लूं? श्योर।
आशा, आशा मैं मिस्टर अशोक, अब मैं आपके लिए सिर्फ आशा नहीं बल्कि मिसेस आशा रॉय हूं। आइंदा इस बात का ध्यान रखिएगा। जी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं तो सिर्फ पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर आपसे यह कहने आया था कि जिस सेवा की भावना ने आपको इतना महान बना दिया है, मैं भी वही काम करना चाहता हूं। मैं स्पेस्टिक सोसाइटी में जाकर बच्चों की सेवा करना चाहता हूं। अशोक, देखिए, इससे मुझे बहुत सुकून मिलेगा। जो भी बातें मैंने पहले कही थी उन्हें भुला दीजिएगा। मैं उनके लिए माफी चाहता हूं। अशोक, मैं हैरान हूं कि तुम यह समझ लीजिए कि मेरी जिंदगी एक नई करवट ले रही है। मैं आपके साथ बच्चों की सेवा करना चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी। इस तरह शायद मेरा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाए, मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाऊं। प्लीज। ओके। थैंक यू। ये मेरी भूल थी प्रमोद। मैं नहीं जानती थी कि अशोक मेरे साथ चाल चल रहा है। उसकी चालों ने तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के मन में मेरे लिए जो सम्मान था उसे निकालकर उसकी जगह नफरत भर दी। उसने मेरे साथ वो सारे हथकंडे आजमाए जिनकी वजह से मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैडी की नजरों से गिर गई। और तब मैं अशोक से मिलने गई। राय साहब, आज तक कदम कदम पर मैं आपको खबरदार करता रहा हूं। अब कुछ ही दिनों में आशा अपनी आखिरी चाल चलने वाली है। वो आपके घर से फरार हो जाएगी और फिर वो अपने आशिक अशोक के साथ इस शहर से गायब हो जाएगी। राय साहब, मैं आपको एक नेक मशवरा दे रहा हूं। इससे पहले कि वो आपकी इज्जत बाजार में नीलाम करे, आप खुद उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल दीजिए। अशोक! आशा, तुम इतने कमीने हो सकते हो, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी अशोक। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आशा, ये खेल मैंने बहुत चालाकी से खेला है और अब तुम सिर्फ मेरी हो जाओगी। ओह, तो ये तुम्हारा खेल था? तो समझो कि तुम्हारा ये खेल अब खत्म हो गया अशोक। आशा, मैंने ये तुम्हारे प्यार के लिए किया है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आशा, तुम किसी और की पत्नी बन। तुम्हारा एक एक शब्द मुझे गाली की तरह लग रहा है अशोक। तुमने मेरे साथ जो ये खेल खेला है ना, इसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। और इसके साथ ही तुमने अपने लिए जेल के दरवाजे भी खोल लिए हैं। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आशा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये सब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया है और तुम मेरे खिलाफ पुलिस में जाओगी? मैं जाऊंगी। आशा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। समझी तुम? किसी की नहीं हो सकती तुम। जरा तेज चलाइए ना प्लीज। मैडम, तेजी तो चला रहा हूँ। वो मुझे मार देना चाहता है। मुझे बचा लीजिए भाई साहब, प्लीज जरा तेज चलाइए ना।
भूल हो गई हमसे, बहुत बड़ी भूल। हमें तो पता ही नहीं चला कि वो अशोक था जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा था, और हमने भी उसके धोखे में आकर आपको मौत के घाट उतार दिया। मैंने डैड को कई बार देखा ड्रॉअर से रिवॉल्वर निकालते हुए। मुझे तो आज तक यही लग रहा था कि डैड ने ही आपका खून किया। और रही बात मेरी नफरत की जो आपके लिए थी, उसने भी मुझे यही सोचने पर मजबूर कर दिया कि डैड ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया। अगर मेरी मौत तुम्हारे डैड के हाथों हुई होती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता बेटा, मगर मेरा कातिल अशोक था। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बताना चाहती थी कि अशोक ने न सिर्फ मेरा कत्ल किया था, बल्कि उसने तुम्हारे और तुम्हारे डैडी के दिलों में मेरे लिए नफरत भर दी थी और जमाने के आगे मुझे रुस्वा कर दिया था, बदनाम कर दिया था मुझे। अब वो नहीं बचेगा। ऐसे कमीने को मार देने में कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। हाँ, उसे सजा देने के लिए ही मेरी आत्मा भटक रही है। बस तुमसे एक विनती है बेटा, मेरे लिए अपने दिल में अब नफरत मत रखना। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। नफरत तो आपको मुझसे करनी चाहिए थी। आपने हम लोगों के लिए अपनी जान तक खो दी, और नतीजे में आपको क्या मिला? रुसवाई, बदनामी, मौत। और ये सब कुछ उस कमीने अशोक की वजह से हुआ। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा। पर आज जो कुछ तुमने मुझसे कहा, उससे मेरी आत्मा को जो सुकून मिला है, मैं बयान नहीं कर सकती। आज तुमने मेरा कर्ज उतार दिया। अपने डैड से कहना कि मैंने तुम्हें और उन्हें दोनों को माफ कर दिया। प्रमोद, प्रमोद! प्रमोद, प्रमोद किससे बातें कर रहे थे तुम? प्रमोद, किससे बातें कर रहे थे तुम? डैड, माँ आई थी। तुम्हारा मतलब है अन्नपूर्णा आई थी? नहीं डैड, वो माँ जिन्होंने अपनी मौत को गले लगाकर मुझे नई जिंदगी दी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई डैड। ऐसी गलती जिस गलती पे हम कितना भी पछताए कम है। तुम्हारा मतलब है आशा आई थी? हाँ डैड, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उनका कातिल अशोक है। क्या? लेकिन डैड, उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ अशोक नहीं, हम दोनों भी हैं। प्रमोद तुम? हाँ डैड,
उन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। उनकी आत्मा भटक रही है डैड। जब तक उनके कातिल को सजा नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी डैड। वो कमल राय क्या समझता था कि वो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ आराम से गुजारेगा? और तुम्हें क्या लगा था तुम इस कमल राय की बीवी बनकर उसकी हवेली में ऐश करोगी? मैंने तुम्हें ऐसी मौत मारा है कि तुम्हारी मौत एक रहस्य बनकर रह गई है। तुम्हारा पति और बेटा तुम्हें बेवफा समझते हैं। इतनी बदनाम हो गई हो तुम कि वो तुमसे नफरत करने लगे हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्हें कभी ये नहीं पता लगेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने मुझे। आज फिर ज्यादा पी ली मैंने। हाँ, खुद से ज्यादा ही पी ली है तुमने। शराब के साथ साथ मेरा खून भी तो पिया है। आशा? हाँ, मैं आशा हूं। तुमने क्या समझा था? शराब के साथ मेरा खून भी हजम कर जाओगे? तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मर चुकी हूं मैं। तुम नहीं तो मारा है मुझे, मगर मरा मेरा जिस्म है, आत्मा नहीं। आत्मा? हाँ, मैं आत्मा हूं। शरीर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर आत्मा कुछ भी कर सकती है। चले जाओ, दूर हो जाओ तुम मुझसे। क्या हुआ अशोक? डर गए? क्यों डर गए? तुम्हारे पास तो पिस्टल है ना? वही पिस्टल जिससे तुमने मेरा खून किया था। देख क्या रहे हो अशोक? चलाओ गोली, मार दो मुझे फिर से।
देख क्या रहे हो अशोक? चलाओ गोली, चलाओ गोली मुझ पर। कितने मूर्ख हो तुम अशोक। इंसान सिर्फ एक बार मरता है, मैं मर चुकी हूं, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, लगाओ अपनी कनपटी पर पिस्टल, नहीं, लगाओ। अब दबाओ ट्रिगर। नहीं, दबाओ, मैंने कहा। नहीं। ट्रिगर दबाओ अशोक। तुम्हें अपने किए की सजा मिली है अशोक। अब मेरे माथे पर लगे हुए सब कलंक धुल जाएंगे और दुनिया को यह सच्चाई मालूम हो जाएगी कि मेरा खून तुमने किया है, क्योंकि मेरा खून इसी पिस्टल से हुआ था। बेटा प्रमोद, बेटा सच्चाई को जानकर तो मैं खुद अपनी नजरों से गिर गया हूं। जिस औरत ने तुम्हें नई जिंदगी दी, इस घर को रोशन किया, उसी को हमने मौत के अंधेरे में धकेल दिया। बेटा प्रमोद। मां। आशा, आशा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत अन्याय किए हैं, प्लीज माफ कर दो। माफ तो मैंने आपको कर दिया, मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगी। अगर इंसान इसी तरह दूसरों की बातों में आकर अपनों को अपनी नजरों से गिराता रहेगा, तो न जाने मेरी जैसी कितनी औरतें ऐसी ही सजा भुगतती रहेंगी। आपकी नजरों में मेरी बेगुनाही साबित हो गई, मेरी आत्मा को सुकून मिला है। अब मैं जा रही हूं।